हेलो गाइस, होप आप सभी मज़े में होंगे। मेरे चैनल मूवी एक्सप्लेनर पूनम के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मूवी का डिटेल एक्सप्लेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक रिसेंटली लॉन्च हुई सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है और इसका नाम है हेवन। ये एक मलयालम भाषिक फिल्म है जिसे हॉटस्टार द्वारा अन्य भाषाओं में दर्शकों तक पहुंचाया गया है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट्स को ग्रुप को एनसीसी कैंपेनिंग के लिए केरला के जंगलों में बस ले जा रही होती है। नेचर के बेहद अद्भुत नज़ारे हम इस दौरान देखते हैं। इसी ग्रुप में एक लड़की एक लड़के की तरफ बार बार देखती रहती है, मगर उस लड़के के बाजू में बैठा लड़का समझता है कि वो उसे ही देख रही है और इस बात से मन में लड्डू, पेड़ा, बर्फी सब फूटने लगते हैं। टीनेज के प्यार का नशा कुछ खास ही होता है। हाय, सही कहा ना? अगर आप एग्री हो तो प्लीज़ यस कमेंट कर दीजिए। फिर कहानी में वो सभी अपने कैंप के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उनके मेंटोर उन्हें इंस्ट्रक्शन देकर अपने टेंट बनवाने के लिए कहते हैं। फिर वो लड़का बड़े ही मायूसी से देखता है कि वो लड़की उसके दोस्त के साथ बातें करते हुए जंगलों की ओर जा रही है। इसके बाद वो कपल जंगल के थोड़े अंदर चले जाते हैं और उनको एक आदमी की लाश दिखाई देती है और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस की टीम पहुँच जाती है जिसके इंचार्ज होते हैं बिजॉय कुरविला। लाश की हालत बहुत ही खराब होती है, इसलिए वो अपनी टीम को कड़ी तफ्तीश कर हर सुराग को खोजने के बारे में अलर्ट करते हैं। इसके बाद बॉडी को ऑटोप्सी के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये कंफर्म होता है कि वो बॉडी जिसकी है वो इंसान 4 से 5 दिन पहले मर चुका था। उसकी बॉडी में जहर पाया गया था जो गर्दन में एक नीडल द्वारा दिया गया था। विक्टिम के नाखून में मिली मिट्टी के सैंपल से वहाँ की मिट्टी के ही है, जिसका मतलब खून की वारदात उसी लोकेशन पर हुई है। और एक अहम सुराग भी मिलता है कि किसी महंगे ब्रांडेड शूज़ का 9 नंबर वाले जूते के फ्रूट प्रिंट वहाँ पे मिलते हैं जो कातिल के हो सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर बिजॉय उस कंपनी से कांटेक्ट कर उसके 9 नंबर वाले फुटवेयर शहर में कहाँ कहाँ बेचे थे वो डिटेल भेजने के लिए कहते हैं। आसपास की जगह पूछताछ करने के बाद उस जंगल के चेक पोस्ट का वॉचमैन वहाँ आके बताता है कि 5 दिन पहले वहाँ एक कार आई थी जिसमें एक पुलिस वाला था और वो काफ़ी गड़बड़ी में था और उसने चेक पोस्ट के बैरिकेड्स भी तोड़े थे। उसी समय कंपनी का मालिक एक दुकान से कंफर्म कर बताता है कि 9 नंबर वाले जूते कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले ने खरीदे थे और वो काफ़ी गड़बड़ी में दुकान में आया था। शक की सुई इंस्पेक्टर पीटर पर जाती है। फिर ऑफिसर बिजॉय अपने सीनियर को मिलकर केस के बारे में अपडेट देते हैं। मरने वाले का नाम फैबियन जॉन था जो पेशे से बिजनेसमैन था। उसकी बाकी की डिटेल्स हम निकल रहे हैं, पर कुछ सुराग ऐसे मिले हैं जो इंस्पेक्टर पीटर की ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे उसे अरेस्ट करने की परमिशन चाहिए। परमिशन मिलने पर इंस्पेक्टर पीटर को अरेस्ट किया जाता है। ये न्यूज़ हवा की तरह सारे शहर में फैल जाती है। शुरुआत में तो पुलिस कुछ भी मीडिया को नहीं बताती और सीन यहाँ पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर पीटर का लड़का सेबिन अपनी स्कूल फ्रेंड टीना की पेंटिंग बना रहा होता है। अपने आर्ट में वो इस कदर खो जाता है कि उसे लेट हो जाता है और उसकी स्कूल बस मिस होती है। तब उसके पापा पीटर उसे स्कूल छोड़कर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में दिन भर आई हुई कंप्लेंट्स अच्छे तरीके से सुलझा देते हैं। वो अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड और स्ट्रिक्ट थे। उनकी ड्यूटी चेंज ही होने वाली होती है तब एक दारू पिया हुआ आदमी वहां आकर अपने लड़की की मिसिंग होने की शिकायत करता है। शुरुआत में तो उसे नशेबाज समझकर कोई ध्यान नहीं देता, पर इंस्पेक्टर पीटर उस बात को सीरियस लेकर मौकाए वारदात पर जाते हैं। वो आदमी बताता है कि उसकी लड़की उसके पास उसका फ़ोन है। फिर मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग कर वो एक बस्ती में पहुंचते हैं। एक घर में जाकर वो पूछताछ करते हैं। तब वहाँ एक औरत होती है जो वहाँ कोई नहीं है ये कहकर बात को टाल रही होती है, पर वो जब उस नंबर पर फ़ोन करते हैं तब रिंग बजती है और पुलिस उस लड़की को उस घर से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद अगले दिन इंस्पेक्टर पीटर को उनके बेटे के स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो मिलने बुलाती है।
वहां जाने पर वो दिखाते हैं कि सेबिन के बैग में ड्रग्स मिले हैं और इस बात से सेबिन बिल्कुल अनजान है। ये देखकर इंस्पेक्टर पीटर शॉक होते हैं और सॉरी कहकर सेबिन को घर ले आते हैं। वो अपने मरी हुई बेबी के फोटो के पास रात भर बातें कर दारू पीते हैं और सेबिन का अच्छे से ध्यान देंगे ये कहते हैं। अगली रोज पीटर के बीट पे एक फैमिली का मर्डर हुआ है ये कॉल आता है। वहां जाने पर वो देखते हैं कि उस फैमिली को किसी ने बहुत ही अमानुष तरीके से मारा है। उस फैमिली की जो लड़की थी वो सेबिन की बेस्ट फ्रेंड थी। बाद में पीटर को याद आता है कि आज टीना का बर्थडे था और सेबिन भी यहाँ आया था। इसके बाद उन्हें सेबिन की बॉडी वहां मिलती है जिसे देखकर वो टूट जाते हैं। मौके पर पुलिस को पता चलता है कि इनके बंगले में बलविंदर नाम का एक नौकर आउट हाउस में रहता है जो इस घटना के बाद गायब हो चुका है। फिर पुलिस पीटर को छुट्टी पर भेज इस केस को इंस्पेक्टर किशोर को सौंप देती है। वो सब जगह अच्छे से तफ्तीश करते हैं। मीडिया अखबारों में बलविंदर की तस्वीरें पब्लिश करती है। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पीटर भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना चाहता है ऐसा कहता है, पर ऐसा हो नहीं पाता। इसके बाद पीटर से मिलने सेबिन की प्रिंसिपल घर उनके कुछ स्टूडेंट्स के साथ आती है। वो बातों बातों में बताती है कि जो ड्रग्स आपके बेटे के बैग में मिले थे वो लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने उससे छुपाए थे और सेबिन बेकसूर है, उसके बैग में उन्होंने छुपाए थे। इसके बाद वो चली जाती है। पीटर जब अपने सहकर्मियों से मिलता है तब उसे समझाता है कि केस की खोज धीमे गति से हो रही है। इस बात से नाराज होकर वो अपने कमिश्नर रेवती मैडम से मिलकर नाराजगी जताता है। वो इस केस की तफ्तीश में शामिल होना चाहता है पर उसे परमिशन नहीं मिलती। वही फॉरेंसिक वाले इंस्पेक्टर किशोर को बताते हैं कि वहाँ कई जगह किसी और के ब्लड सैंपल भी मिले हैं जो शायद खूनी के हो सकते हैं और वो जख्मी हो सकता है। उसके बाद इलाके के सब हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन से वो एक सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां कोई कैजुअलिटी केस रजिस्टर होता है। सीसीटीवी फुटेज से वो उस आदमी को देखते हैं और ये भी नोटिस करते हैं कि वहां के सिक्योरिटी गार्ड से उसकी पहचान थी। पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि वो स्टीफन नाम का आदमी है जो बलविंदर का दोस्त भी था। पुलिस उठा लेती है उसे और पूछताछ में पता चलता है कि वो बलविंदर के साथ वहां चोरी के इरादे से गया था और उसे विक्टिम मैथ्यू का खून करना नहीं था, पर यह तो जल्दबाजी में हो गया था। वो ये भी बताता है कि बलविंदर ना जाने कहाँ गायब हो गया है, मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वही दूसरी ओर पीटर अपनी बॉस रेवती मैडम के घर के बाहर जाके पूरा दिन बैठते हैं। अंत में रेवती मैडम उनको इस केस में ध्यान देने की परमिशन दे देती है पर केस का इंचार्ज नहीं बनाती। दूसरे ही दिन वो स्टीफन से जाकर मिलते हैं और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। स्टीफन के मुताबिक उसने पैसों के लालच में ये सब किया और अब वो फंस गया है। उसे अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं है। इसके बाद वो अपने बेटे के टैबलेट पे उसकी टीना की और बलविंदर की एक वीडियो रेवती मैडम को दिखाते हैं जिसमें वो ये बात बताते हैं कि बलविंदर और स्टीफन दोनों राइट हैंडेड है पर खूनी ने किए सब वार अपोजिट डायरेक्शन में है। और तो और उसने जिस रस्सी से विक्टिम मैथ्यू को बांधा था उसकी गांठ भी लेफ्ट साइड से है। इसके बाद उन पर खुश होकर रेवती मैडम उन्हें फिर से इस केस का इंचार्ज बना देती है। फिर वो विक्टिम मैथ्यू के घर अपनी टीम के साथ वापस पहुंचते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। फिर निकलते वक्त उन्हें बाहर के फर्श की टाइल्स कुछ ऊपर नीचे होने का अंदाजा होता है। फिर जब उस जगह की खुदाई की जाती है तभी वहां एक लाश बरामद होती है। स्टीफन की मां ने तो वो लाश उनके तीसरे साथी की थी जो इस वारदात में शामिल था। स्टीफन का उसके साथ झगड़ा हुआ था और वो काफी जबान भी लड़ाता था जिस वजह से उसको मारकर वहां छुपाया था। फिर स्टीफन से मिलने एक लूशियन आदमी आता है और हमेशा आया करता है। पुलिस उसे भी इंक्वायरी करके गिरफ्तार करती है। इसके बाद पीटर देखता है कि टीना के फ्यूनरल में आए बच्चों की यूनिफॉर्म अलग है। ढूंढने पर वो एक अनाथ आश्रम पहुंच जाता है जहाँ की वार्डन उसे बताती है कि टीना उनके स्कूल में पली बड़ी एक अनाथ बच्ची है। मैथ्यू का कोई बच्चा नहीं था और वो टीना को गोद लेना चाहता था पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर थी। पर एक दिन अचानक उसे गवर्नमेंट से एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर मिलती है जिसके बाद वो टीना को अडॉप्ट कर लेते हैं।
पीटर इस बात को जब वेरीफाई करते हैं तब उसे एक बड़ा खुलासा होता है। उसे पता चलता है कि मैथ्यू एयरपोर्ट हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय था और डायमंड स्मगलिंग केस की कस्टम डिपार्टमेंट को जानकारी देने के बदले उन्हें 1 करोड़ रुपया बतौर इनाम का मिला था। ये सभी जानकारी वो रेवती मैडम को देते हैं और ये भी बताते हैं कि अभी अरेस्ट हुए 5 लोगों में से एक उबेद नाम का आदमी 6 महीने पहले रिहा हुआ है और उसी ने मैथ्यू को मारा होगा, ऐसा हो सकता है। रेवती मैडम उनके काम से खुश होती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। इसी बीच उनकी माँ शुगर प्रॉब्लम की वजह से बीमार पड़ती है। उनके हाथ केस के कुछ अहम सुराग लगते हैं, पर उसकी भनक किसी को ना लगे इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो अपने सीनियर से कहते हैं कि मुझे लगता था वैसे कोई स्मगलर इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, स्टीफन ही मेन कल्प्रिट है और इस मर्डर का उद्देश्य चोरी करना था। साथ वो माँ के ठीक होने तक छुट्टी के लिए भी अप्लाई करते हैं। दर्शक पीटर की ऐसे बिहेवियर से शॉक होते हैं, पर उसका मेन रीज़न होता है कि कुछ ही दिन पहले उन्हें कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि स्टीफन को कोर्ट कस्टडी में दाखिल किया जाए, क्योंकि उसे इतनी देर तक पुलिस कस्टडी में रखना नियमों के खिलाफ है और ये ऑर्डर किसी लॉयर के लिटिगेशन पे जारी किया होता है। इस छुट्टी के बीच वो अनऑफिशियली अपनी जांच शुरू रखकर उस वकील का पीछा करते हैं। तब एक दिन वो देखते हैं कि वो अपने सहकारी इंस्पेक्टर किशोर से भी मिलता है और वो उनके बीबी के सिग्नेचर किसी पेपर्स पे ले लेता है। इसके बाद पीटर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ज़रूर गड़बड़ है। इसके बाद वो एक दिन इंस्पेक्टर किशोर के घर अचानक मिलने पहुँचते हैं। तब वो देखते हैं कि उनका घर तो बहुत ही आलीशान होता है, इसका मतलब वो करप्टेड है। फिर वो पहले तो बताते हैं कि मैं ये केस छोड़ रहा हूँ। इस पर इंस्पेक्टर किशोर भी उन्हें बताते हैं कि केस में दम नहीं है, ये सिर्फ चोरी का मामला है। इसके बाद पीटर का शक यकीन में बदल जाता है और वो इंस्पेक्टर किशोर को बता देते हैं कि उन्होंने वकील के साथ तुम्हें देखा था। फिर इंस्पेक्टर किशोर की बेटी की तस्वीर हाथ में लिए वो बोलते हैं कि सब सच बता दो, वरना अपना बच्चा खोने का दुख क्या होता है ये इसका एहसास मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद सब सस्पेंस पर से पर्दा खुलता है और इंस्पेक्टर किशोर बताने लगते हैं कि फैबियन जॉन एक बड़े डायमंड स्मगलर ग्रुप का खास आदमी था। उसका काम स्मगल किए डायमंड्स को इंडियन कस्टम्स के नज़र से चुरा के एंड पार्टी तक पहुंचाना था। वो प्रेग्नेंट लेडीज को पैसे देकर उनके सामान में डायमंड छुपाता था। फिर फ्लाइट डेस्टिनेशन पर पहुंचने के ठीक पहले वो प्रेग्नेंट औरतें एक मेडिसिन लेती थी, जिस वजह से उनको अनईजी फील होता था। फ्लाइट अटेंडेंट मेडिकल इमरजेंसी समझकर पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहते थे, जिसके बाद उन्हें उनके सामान के साथ एयरपोर्ट मेडिकल सेक्शन में ले जाया जाता था। फिर वहाँ का एक जॉन से मिला हुआ एक डॉक्टर उन्हें पहले ली दवाई का असर खत्म करने वाला इंजेक्शन देकर उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता था। इसी बीच उनका लगेज जॉन वहाँ से गायब करता था। इस सब लिंक की भनक वहाँ वार्ड अटेंडेंट का काम करने वाले मैथ्यू को लगती है। वो कस्टम डिपार्टमेंट को सब जानकारी दे देता है। जब कस्टम्स वाले उस दिन के कैरियर को पकड़ते हैं, उस प्रेग्नेंट लेडी का नाम एंसी होता है, जो जॉन की गर्लफ्रेंड होती है। जॉन सब सेटिंग लगा के उबेद नाम के एक लड़के को इस सब का दोषी दिखाता है और अपने गर्लफ्रेंड को रिहा कर लेता है, पर इसी बीच वो अपने होने वाली बच्ची को डिलीवरी के दौरान खो देते हैं। जो ड्रग उसने फ्लाइट में लिया था उसी की वजह से अपनी बेटी मर गई, ऐसा सदमा एंसी को लगता है और वो खुदकुशी कर लेती है। फिर बदले की आग लेकर फेबियन जॉन सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैथ्यू तक पहुंचता है। वहाँ का केयरटेकर बलविंदर और उसका दोस्त स्टीफर, इनको वो पैसे देकर अपने साथ शामिल करके वो मैथ्यू के साथ उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है। इसी बीच वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आए पीटर के बेटे सेबिन को भी वो अनजाने में मार देता है। ये सब सुनने के बाद पीटर घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारे पोते को किसने मारा है ये मुझे पता चल गया है। उनकी माँ कहती है कि क्या वो अभी यही है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि एंसी की बॉडी उसकी ग्रेव से किसी ने चुराई है और जब जॉन वहाँ प्रे करने जाता है तब वो ये देखता है पास में ही इन हेवन ऐसा मैसेज लिखा रहता है। फिर जॉन तेजी से एक हेवन नाम के बंगले में पहुंच जाता है, जहां पीटर उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। जॉन पीटर से पूछता है कि एंसी की बॉडी कहाँ है।
उस पर पीटर कहता है कि मेरे बेटे के पास है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से अनजाने में मारा गया, पर अब मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। ऐसा बोलकर वो चाकू से पीटर पर वार करने ही वाला होता है कि पीटर उसे पकड़ लेता है। फिर उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और पीटर उसे हथकड़ी पहनाकर कुर्सी पर बिठा के लॉक कर देता है। इसके बाद सीन सीधा कोर्ट में शिफ्ट होता है और हमें पीटर कोर्ट के कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। सरकारी वकील उसे इस केस में सस्पेक्ट मानकर पुलिस कस्टडी की मांग करते हैं। तभी पीटर को वकील 2 गवाहों के क्रॉस करने देने की मांग जज साहब से करती है। पहले वो फॉरेंसिक डॉक्टर का बयान लेती है, जिसमें वो पूछती है कि 24 नवंबर 2019 को आपको जॉन की बॉडी मिली। आपने कैसे अनुमान लगाया कि वो 20 नवंबर को मरा होगा? तब वो बताते हैं कि बॉडी में मिले कुछ केमिकल्स पे रिसर्च करके उन्होंने ये अनुमान लगाया, जो मोस्टली करेक्ट ही है। फिर वो दूसरे गवाह पीटर के साथ काम करने वाले दूसरे इंस्पेक्टर पिल्ले को क्रॉस के लिए बुलाती है। उनको एक कार चोरी को एफआईआर कॉपी दिखाकर पूछती है कि ये क्या है। इस पर वो बताते हैं कि मिस्टर पीटर ने ये कंप्लेंट लिखवाई थी। फिर पीटर की वकील जज साहब को बताती है कि मैं आपको पीटर की बहन मर्सी, उनके पति इब्राहिम, इनका फेसबुक आईडी दे रही हो। वो दुबई में रहते हैं और उन्होंने बेटी के बर्थडे का लाइव 20 नवंबर को उस पर शेयर किया है, जिसमें पीटर और उनकी माँ भी दिख रही है और उनके पासपोर्ट पर भी 18 से 24 तारीख तक दुबई होने का वीज़ा है। ये सब देखते हुए कोर्ट भी पीटर को बरी कर देती है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ठीक से करने को कहती है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जांच करने वाले ऑफिसर बिजॉय फॉरेंसिक ऑफिसर से जाकर पूछते हैं क्या आपसे कुछ कमी रह गई है। इस पर वो ना कहते हैं। उसी वक्त उन्हें यह भी पता चलता है कि जॉन के गले पे एक सिरिंज का निशान था और वही बॉडी के पास पड़ा था, पर उसमें कोई जहर था ही नहीं। फिर वो फॉरेंसिक ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या कोई हमें गुमराह कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर जॉन को हथकड़ी से बांधकर कुर्सी पे बिठा के खाली इंजेक्शन उसके गर्दन में लगाता है, जिससे उसका दम घुटकर मौत होती है, जैसे सेबिन की हुई थी। अब रहा सवाल कि पीटर की मदद किसने की, तो हम देखते हैं कि जिस बेवड़े आदमी के लड़की को उसने बचाया था, वो आदमी अब एक नेक आदमी बन गया है। वो एक हर्ष एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है। पीटर ने उसके लड़की को बचाकर जो उपकार किए थे, उसके बदले वो पीटर को हेल्प करता है। पीटर के गाड़ी को वो छुपाता है। फिर जॉन के बॉडी को वो अपने हर्ष एम्बुलेंस में खून के बाद छुपा कर रखता है। फिर 20 नवंबर को पीटर की ही कार में पुलिस के कपड़े में जाकर वो जॉन की लाश को जंगल में ठिकाने लगाता है। वो 9 नंबर के जूते से भी वहाँ निशान करता है और वो सिरिंज भी वहाँ फेंकता है। फिर पीटर एनसी के बॉडी को वापस अपने बेटे के ग्रेव में बाजू में दफना देता है और इसी सीन पर यह मूवी खत्म होता है। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई है। गलत लोगों की हरकतों की वजह से अच्छे लोगों को सफ़र होना पड़ता है, यह दिखाया गया है। इस बार मूवी को आप ज़रूर देख सकते हो एक बार तो। चलो अब वीडियो करती हूँ ख़त्म। बाय बाय।